रिकॉर्डिंग देखेगा, बाकी आप लोग भेज दीजिए सबको। ये देख रहे थे हम लोग विच फ्यूज टू यूज, कौन सा फ्यूज हम यूज करें, कैसा फ्यूज यूज करें, सबका अलग पावर रेटिंग होता है। हाउ वुड यू कैलकुलेट विच फ्यूज इज रिक्वायर्ड फॉर एन एप्लियंस, एन एप्लियंस ऑपरेटिंग फ्रॉम द मेन सप्लाई हैज अ सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट का सप्लाई से जनरली शुरू होता है, 230 220 इस प्रकार सबका रहता है, ठीक है। द रेटिंग प्लेट गिव्स यू इंफॉर्मेशन ऑन द पावर ऑफ द एप्लियंस, जो भी एप्लियंस आप खरीद के लाओगे उसमें पावर रेटिंग लिखा रहता है, कितने पावर रेटिंग का है, और उसमें वोल्टेज भी लिखा होता है। पावर रेटिंग जब भी लगेगा तो वोल्टेज साथ लिखा रहेगा, जैसे कि आपको बल्ब ले जाओगे तो बल्ब खोल के देखो उस पर लिखा रहेगा, ठीक है। या फिर आपका चार्जर जो है ना उसको देखो, चार्जर मोबाइल का चार्जर सबके पास होगा, उसको जाकर देखो उसमें लिखा होगा 220 वोल्ट, 0.5 एम्पियर, ऐसा लिखा होगा आपके चार्जर पे, जरा देखना कहीं पे। या फिर 220 वोल्ट, 10 एम्पियर, इस प्रकार से लिखा होगा, ठीक है। आप लोग सब अपना चार्जर जो भी एप्लियंस है जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है उसको देखिएगा, उसमें जरूर लिखा होगा। यानी 220 वोल्ट के बैटरी के सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो वो इतना एम्पियर करंट लेगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखा 230 220 इस प्रकार से कुछ लिखा रहेगा, जनरली 220 ही लिखा रहेगा, ठीक है। इस प्रकार का रहेगा स्थिति, ठीक है। रेटिंग gives you information on the power of the appliance, ठीक है। वो रेटिंग से आपको पता लग जाएगा कितने पावर का वो बैटरी है या फिर कितने पावर का वो बल्ब है, कितना पावर इस्तेमाल में लाएगा, ठीक है। तो द फॉर्मूला व्हिच लिंक्स वोल्टेज पावर एंड करंट, कौन सा फॉर्मूला है जानते हो आप लोग, P = V * I, ठीक है। P = V * I, तो जानते हो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, तो वोल्टेज सेम रहेगा तो वोल्टेज पर रख दो, आप वहां से करंट निकाल सकते हो कि किससे कितना करंट फ्लो होगा। द जनरल रूल ऑफ फॉर फ्यूज क्या होता है, द फ्यूज वैल्यू नीड्स टू बी जस्ट एबव द नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट, जितना करंट की रिक्वायरमेंट है फ्यूज का वैल्यू जस्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा करंट हम अलाउ करेंगे सर्किट में जाने के लिए, ठीक है। वो भी ध्यान दे के रखेंगे कि तार आपका जो वायर आपने लगाया है वो उस करंट को झेल पा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं कि तारे जल जाए, ठीक है। तो जनरली तो आपका वायर जो रहता है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक हीटर लगा लेते हो और तारे आपका जल जाता है, तो वायर भी आपका मोटा वायर लगाना पड़ेंगे आपको, जैसे आप मोटर लगाते हो, मोटर चालू करते हो तार जल जाता है आपको बार बार, या फ्यूज जल जाता है, तो फ्यूज तो आप लोग यूज कर सकते हो, बढ़िया वाला फ्यूज ले आओगे, बढ़िया वाला मतलब अधिक रेटिंग वाला फ्यूज ले आओगे तो वो नहीं जलेगा, पर वायर जल जाएगा फिर, ठीक है। तो वायर भी आपको महंगे क्या मोटे वाले वायर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे ज्यादा करंट को वो अलाउ कर दे जाने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका, इफ द एप्लियंस है द पावर रेटिंग, अगर पावर रेटिंग है आपका 700 वाट तो आपको फ्यूज यूज करना पड़ेगा 3 एम्पियर का यूज करना पड़ेगा, कैसे हमने निकाला, ठीक है। तो हम लोगों ने P को तो हमारे पास फॉर्मूला था V * I, ठीक है। तो करंट यहां से हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, करंट इक्वल टू क्या होगा P/V, P कितना है आपका 700 और V हमने कितना लिया 230, डिवाइड कीजिए कितना आ रहा है, डिवाइड करो देखो कितना आता है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, सब लोग डिवाइड करके बता दीजिए कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में, जल्दी सब लोग जल्दी डिवाइड करके बताएं। हम लोग इंजीनियर लोग बहुत आलसी होते हैं, उससे डिवाइड नहीं करते। कितना आ रहा है जनरली, ये कितने के करीब आएगा, ये आ रहा है आपका करीबन आएगा ये 3 पॉइंट करके कुछ आएगा, 3.04 के करीब आएगा, ठीक है। तो 3 पर देखो तो लेस देन, अगर 700 वाट से कम रहेगा तो आपको 3 एम्पियर फ्यूज वैल्यू जो रेटिंग ऑफ फ्यूज का वो 3 एम्पियर का रहेगा, लेकिन 700 वाट से ज्यादा करेगा तो सीधे 3 के बाद 13 एम्पियर पे चला जाएगा, ठीक है। जनरल डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में कौन सा उपलब्ध है, ठीक है। 5 वाले उपलब्ध है तो 5 भी लगा सकते हो, 700 वाट से ज्यादा रहता है जनरली आपको जो मिलता है वो 13 एम्पियर वाला फ्यूज मिलता है, उसी को लगाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अब तो बहुत सारे बन गया, 3 के बाद 5 भी मिल जाता है आपको, 7 भी मिल जाता है, ये सब मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, what is the appropriate choice of fuse for a main sub appliance with a power rating of 330 watt, आप इस क्वेश्चन को बनाइए
और बना के मुझे बताइए कितना आंसर आता है। कोई लोग बताता है नहीं, बस कहानी की तो सुनता रहता है। तो आप लोग चैट में मुझे आंसर बताएं इसका। सब लोग आंसर बताएं। What is the appropriate choice of fuse for a main supply with the power rating of 330 watt? करिए, ये भी क्वेश्चन जब आता रहता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए कैसे बनेगा। आपका 330 वाट का सप्लाई है, मेन सप्लाई। पावर रेटिंग है आपका जो अप्लायंस है उसका 330 वाट का। ठीक है, तो आप करंट सबसे पहले कैलकुलेट कीजिएगा। करंट कैसे निकलेगा? तो करंट निकलेगा P इक्वल टू I इंटू V, या फिर I इक्वल टू P बाई V, इससे निकलेगा। ठीक है, ये आपका डेटा। तो आपका I की जब हमने वैल्यू रख दिया 330, I जब कितना रख दिया 330, और सॉरी I की में V की जब हमने क्या रख दिया 300, सॉरी P की जब क्या रख दिया हम लोग, क्या था I, क्या क्या बोलते हैं I इक्वल टू क्या था P बाई V। तो P की जब हमने रख दिया 330 और V की जब कितना रख दिया 230। ठीक है, तो आपका I निकल क्या है 1.44, यानी इतनी करंट की जरूरत तो आपके अप्लायंस को है ही है। ठीक है, तो इससे ज्यादा करंट को पास करने वाला हमको आपको क्या देना पड़ेगा, फ्यूज देना पड़ेगा। तो हमको हमारा फ्यूज क्या होगा? ठीक है, पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस, व्हिच टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशन टेंड टू हैव द हाईएस्ट पावर रेटिंग। इसमें आप लोग इससे ज्यादा का कुछ भी आप यूज कर सकते हो, 3 एम्पियर वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, पावर रेटिंग ऑफ एप्लायंस, व्हिच टाइप ऑफ एप्लायंस टेंड टू हैव द हाईएस्ट पावर रेटिंग, किस प्रकार के जो एप्लायंस होता है उसका पावर रेटिंग ज्यादा होता है। ठीक है, तो जनरली अप्लायंस व्हिच प्रोड्यूस हीट, जो भी हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी से आप हीट प्रोड्यूस करना चाहते हो, इलेक्ट्रिसिटी के साथ लाइट प्रोड्यूस करने में ज्यादा आपको पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर यदि आप उसे हीट प्रोड्यूस कर रहे हो तो बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका गीजर है, ठीक है, बहुत ज्यादा पावर लेता है। आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, वो बहुत ज्यादा पावर लेता है। इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह चलाने में मना रहता है। ठीक है, which type of appliance draw the highest current, कौन बहुत ज्यादा करंट यूज करेगा। ठीक है, तो जनरली appliance which produce heat। तो ये भी आपका क्वेश्चंस है। ठीक है, कि भैया कौन किस प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा या बहुत ज्यादा पावर रेटिंग इसका होगा। भाई जिसका पावर रेटिंग ज्यादा होगा वही तो करंट ज्यादा लेगा, क्योंकि आप वोल्टेज सप्लाई तो पहले ही सेम है। ठीक है, तो सब के सब जो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, which type of appliance need to largest value of fuse, कौन सा ऐसा प्लेस है जिसके लिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फ्यूज की जरूरत पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जहां पे करंट ज्यादा है वहां पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानी जो हीट प्रोड्यूस करता है उसके लिए हमें जो अधिक पावर रेटिंग वाले फ्यूज हमको यूज करना पड़ेगा, अधिक रेटिंग वाले फ्यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रेटिंग प्लेट्स, किस प्रकार से रेटिंग प्लेट्स दिखे रहते हैं, लिखे रहते हैं, उस प्रकार से देखो। आपके मोबाइल पे या फिर कहीं पे, मोबाइल तो डीसी बैटरी यूज करता है, तो उसमें हर्ट्ज वगैरह वगैरह शायद लिखा रहे या ना लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा रहता है। देखो लिखा रहता है एसी करंट, अगर आप इसका मास कर रहे हो तो लिखा रहता है एसी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। 50 हर्ट्ज पे जो काम करने वाला अप्लायंस होते हैं वो 60 हर्ट्ज पे काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा वो। 60 हर्ट्ज जनरली अमेरिका वगैरह में जो पावर सप्लाई वो 60 हर्ट्ज पे होता है, तो वहां पे आपके जो बल्ब घर में लगे हैं वो वहां पे काम नहीं करेगा। ठीक है, और 75 वाट, 75 वाट इस प्रकार से लिखे रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार का लिखा रहेगा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज और इसका वाट। जनरली वाट ही चेंज होगा, क्योंकि ये सप्लाई तो आपका कांस्टेंट पूरे आपके देश में आपका ये सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, और ये भी जनरली कांस्टेंट होता है 220 230 इस प्रकार का रहता है। ठीक है, अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये 50 हर्ट्ज तो कहीं नहीं चेंज होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखा रहता है, और ये 350 वाट। ठीक है, स्विच लगा हुआ है, स्विच लगा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चेंजेस रह सकते हैं आपको इस प्रकार का। ठीक है, ये है आपका इस प्रकार की रेटिंग रहती है जनरली आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितने भी रहते हैं उसपे। पावर रेटिंग प्लेट इसको कहते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि भाई किसमें आपको लगाना है, किसी और में ना लगा दो और जल ना जाए आपका जो कंपोनेंट है वो जल ना जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका लिखा रहता है। जनरली चेंजेस रहता है वो पावर रेटिंग में चेंज रहता है, बाकी वो बाकी चीजें जो रहता है वोल्टेज सप्लाई और फ्रीक्वेंसी जो रहता है, एसी करंट का ही फ्रीक्वेंसी होता है, डीसी करंट का तो फ्रीक्वेंसी होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने दिखाई दिया कि ये भी हो सकता है कि आपका कुछ 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 वेरिएशंस देखो सब में। इसमें एसी लिखा हुआ है, इसमें एसी लिखा हुआ है क्या, पर ये हर्ट्ज से ही आपको क्लियर हो रहा है कि एसी करंट की बात कर रहा है। ठीक है,
तो बहुत सारी चीजें वो नहीं लिखता है, बहुत सारे डायग्राम भी बनाता है वो, लेकिन बहुत सारी जगहों पे नहीं बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके सिंबल्स देखने को मिलेंगे आपको अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे। तो आप लोग देखना, मिलेगा आपको तो फोटो खींच के हमको भेजना। ठीक है, तो अब सवाल आता है व्हाट हैव यू लर्न टुडे, क्या क्या आप लोगों ने सीखा, इसका नोट्स बनाइए। मैंने पहली बार भी कहा है कि जो भी आप पढ़ते हैं ऐसे सुनते रहिएगा तो काम नहीं चलेगा, आपको उसको रिकॉल करना है। कुछ भी आपने आज पढ़ा तो उसको रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, कोशिश कीजिए, अगर आपको याद आ रहा है जैसे तो उसको रफली, कोई जरूरी नहीं कि पूरा पेयर बनाए बढ़िया से, ठीक है, पेयर तो आपने एक बार बना ही लिया होगा, आप उसको रिकॉल कीजिए, उसको रफली ही कहीं आप लिखिए, ठीक है, कॉपी पे अपना, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वो परमानेंट रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, फिर आगे भविष्य में कहीं पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे काम देगा। और ये भी जान लो कि जो अंडर 10th तक जो पढ़ते हो ना, अधिकतर कंपैरेटिव एग्जाम में यहीं तक आता है सिलेबस। ठीक है, बहुत तो 12 तक आएगा, चाहे यूपीएससी देने जाओ या कितनी बड़े एग्जाम देने जाओ, 12 तक आएगा। ग्रेजुएशन पेपर एक आध होता है, लेकिन अधिकतर आपको जनरल कंपैरेटिव एग्जाम होते हैं उसमें आपको 12 से ऊपर सिलेबस नहीं जाता है, 10 तक ही जाता है, पर 12 में भी कभी कभी जाता है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह 12 में पढ़ना है, लॉगरिथम वगैरह वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कवर कीजिए। ठीक है, और एक और चीज जान लीजिए, साइंस से दूर भागते हैं ना बच्चे, वो याद रखिए, साइंस आपको पढ़ना है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आपको साइंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और साइंस यदि आज आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो बाद आप लोगों को फिर से क्लास करना पड़ जाएगा। ठीक है, आज पढ़ लिए तो जानते हो कि 10 तक का साइंस से कवर हो जाएगा, तो बाकी अगर आगे चल के आपको कंप्यूटर एग्जाम में जाते हो और आर्ट्स देख लेते हो, आप ज्योग्राफी हिस्ट्री सब सब्जेक्ट ले लेते हो, तो फिर साइंस आप 10 तक से ही काम चला लोगे। 10 तक का साइंस पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए, लेकिन 10 तक भी आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। साइंस और मैथ में अगर आपने अभी स्ट्रगल कर लिया तो फिर बाकी आगे आपको बहुत परेशान करेगा। मैथ तो और साइंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैथ हो जाता है, मैथ तो आपको पीछे कभी छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैथ आप भागने की कोशिश मत कीजिए, खास कर क्लास 10 तक। हायर क्लासेस में आप छोड़ सकते हो, उतना जैसे 12th वाला मैथ आप छोड़ सकते हो, पर 12th वाले मैथ में काफी काम का होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और बहुत आसान भी होता है। चलिए, तो आगे हम लोग क्या पढ़ना है, अगले क्लास में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस से रिलेटेड टर्म पढ़ना है। क्या क्या जानेंगे अगले क्लास में। स्टेट दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म ईच सेकंड, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार में देखा था। कैरी आउट कैलकुलेशन यूजिंग E इक्वल टू IV एंड E इक्वल टू PT। एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंसी बिटवीन VI I स्क्वायर R, ये हम लोगों ने जो दिखा था उसी को आगे हम लोग कैरी करेंगे। कैरी आउट कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, यही हम लोग करने वाले हैं। तो देखो, इन्वेस्टिगेट पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट। ठीक है, तो ये सब हम लोग कर ही सकते हैं, इसको तो फॉर्मूला तुम लोग देख ही चुके हो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पावर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वोल्टेज अक्रॉस द एप्लायंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, रिटन एज एन इक्वेशन P इक्वल टू IV, ये हम लोग कर चुके हैं, अभी तक यही हम लोगों ने पढ़ रहे थे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पावर, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, आवर एक्सपेरिमेंट्स शो दैट V into I into V, या जो है इसको I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा हम लोगों ने, ओम्स लॉ से, एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों को पढ़ चुके लगता है। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, तो हमने यहां से निकाला, क्या निकाला, ये तुम लोग बदमाशी नहीं करो, कुछ पूछना है तो आप लोग चैट में लिख सकते हो, के बाद हम अलाउ करेंगे, तभी बीच में कुछ उंगली करना। ठीक है, 9th वाला ऐसे बच्चे बदमाशी कर रहा था, सब क्लास ही बंद कर दी, कुछ ना कुछ लिख दे रहा था, बदमाशी कर रहा था, बच जा रहा था। ठीक है, और आपका भी चैट में किसी के साथ शेयर भी ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, ताकि कुछ अननोन आदमी ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो सब लोग जान पहचान वाले फ्रेंड आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, IR, यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ से हम निकालना चाहते हैं V तो निकल गया, V का वैल्यू हम लिख देते हैं IR, तो V की जब IR रखेंगे तो I स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगर ये V स्क्वायर R में भी कन्वर्ट हो जाएगा, अगर यहाँ से आप I निकाल लो, अगर I निकाल लो तो I इक्वल हो जाता है V बटा R, हो जाता है। तो इस फॉर्मूले में आप I का वैल्यू देख दो V बाई R, तो अब हो जाएगा आपको I V स्क्वायर बाई R, ये फॉर्मूला। तो ये जो तीनों फॉर्मूला है ना, ये तीनों फॉर्मूला एक दूसरे के इक्वल है, तो किसी के बदला हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी पावर का ही फॉर्मूला है, तो पावर का फॉर्मूला रिक्वायर्ड जैसे है, जैसे वोल्टेज और करंट दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। कहोगे सर एक ही फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा क्या, चल जाएगा, निकालते रहो ओम्स लॉ लगा, पर यहाँ लगाओगे तो जरा सा फास्ट हो जाएगा कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे लेसन देखते हैं एक और। इस प्रकार से ये सारे किसके बराबर है, पावर के बराबर है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं इक्वेशन फॉर पावर।
P इक्वल टू वी आई एंड V इक्वल टू आई आर सब्स्टिट्यूट किया है तो इस प्रकार से ये बना है, ये सब मैंने बता चुका हूँ। इक्वेशन फॉर द पावर ये भी है I इक्वल टू वी आर, यहाँ से भी हम लोगों ने लगाया है तो यहाँ से ये वाला इक्वेशन बना है ये उसका बाई आर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको खत्म करते हैं। आगे पढ़ना है, आगे फिर हम लोग को क्या पढ़ना है, डीसी करंट भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट और एसी और डीसी पढ़ना है हम लोग। ठीक है, हम लोगों को आगे बहुत सारी चीजें पढ़ना है। ठीक है, तो आगे मैं देख लेता हूँ आगे हम लोग को क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। आगे कैलकुलेशन आपको एसी पढ़ना है, डीसी पढ़ना है, कैलकुलेटिंग डिक्लेयर वोल्टेज, मेन सप्लाई के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ना है आप लोगों को। मेजरिंग इफेक्टिव वोल्टेज करंट इन द एसी सर्किट, मेजरिंग पीक एसी वोल्टेज यूजिंग एंड ऑसिलोस्कोप, ये सब आप लोग सिलेबस में नहीं है 10th में। ठीक है, तो 12th वाला सिलेबस एक ही साथ में बना देता हूँ ना कि ताकि यहाँ भी काम चल जाए और 12th में भी काम चल जाए। ठीक है, जहां तक 10th तक पढ़ना था वहां 10th तक पढ़ा देते हैं, बाकी सब 12th में पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी कहीं और भी जाओ तो जाते हैं ना कोटा पटना पता नहीं क्या, वहां भी ये सब चीजें पढ़ाए। ये देखिए, उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा और भी चीजें पढ़ना है, मेन सप्लाई डीसी एसी ये सब पढ़ना है, फिर उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को कन्विंस करके बुला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज हमको बार बार ना पढ़ाना पड़े। एक मिनट, ये आ गया क्या, ये क्या आ गया, क्या दिख रहा है आपको? मैं आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? चलिए, अब सही से दिख रहा है। इससे परमानेंट मैग्नेट वगैरह हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोगों को ये पढ़ना था, डायरेक्ट करंट, ये सब हम लोग पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, मेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, डायरेक्ट करंट ये पढ़ना है हम लोग को, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कैलकुलेशन, इसके बारे में सप्लाई मेन सप्लाई, अभी तक शिवानी आ ही रही है, मेनिंग इफेक्ट ऑफ वोल्टेज करंट। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले वाली चीजें हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, देखते हैं जहां तक हो सकता है। ये क्लास जब खत्म होगा तो हम लोग खत्म हो जाएगा, या अगले सब क्लास में देखेंगे। चलिए जहां तक हो सकता है वहां तक हम लोग पढ़ लेते हैं, जितना आपको समझ। इससे एसी डीसी भी आप लोगों को पढ़ना रहता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद ही। ठीक है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है तो चलो इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए, क्या हम लोग इसके इस लेसन के बाद क्या क्या सीख लेंगे हम लोग, एक्सप्लेन द करंट टर्म्स of current, the terms AC and DC state that the frequency of the main supply is 50 हर्ट्ज होता है, वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है वो भी सिर्फ समझ लेंगे। State that the quoted value of an alternative voltage is less than its peak value. State that a DC supply and AC supply of the same quoted value will supply the same power to a given resistor. ठीक है, डायरेक्ट करंट डीसी के बारे में हम लोग जानेंगे। डीसी द वोल्टेज ड्राइव्स आ स्टेडी और डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट डीसी क्या होता है, ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन नहीं बदलता है, वो स्टेडी होता है, जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, जिसका ना डायरेक्शन बदलता है और ना ही वैल्यू बदलता है। ठीक है, तो वो कहलाता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो डायरेक्ट होता है बिल्कुल इसमें चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, वोल्टेज अगर कम गया, जैसे बैटरी पावरफुल नहीं रहा तो कम ही जाएगा, पर अगर इससे मेन सप्लाई है, वोल्टेज अगर मान लेते हैं बैटरी का वोल्टेज नहीं कम रहा है तो उसका सप्लाई जो है करंट का, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में एक ही वैल्यू पे होता रहेगा, उसी को हम डीसी करंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन डायरेक्शन। डीसी करंट का क्या क्या फायदे हैं, इसको चाहे तो उसको लिख भी सकता है। ठीक है, या फिर अभी आप देख लो, फिर मैं वीडियो जो अपलोड कर दूंगा तो वहां से आप अपना नोट्स तैयार कर लेना, क्योंकि ये सब आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अगले क्लास में थोड़ा बहुत इसको हम फिर से इंट्रोड्यूस करा देंगे, जो नए बच्चे आएंगे उसके लिए। ठीक है, अभी कितने बच्चे हैं जरा देख लेता हूँ कौन कौन पढ़ रहा है। 6 बच्चे,
खुशी, रिया, शिवानी, सभी सारी लड़कियां, लड़के कोई नहीं आए, ठीक है। तो ये सब हम लोग फिर से थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे। आप लोगों का वीडियो ये अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वहां से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। तो वोल्टेज डीसी करंट क्या कराता है? द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन वन डायरेक्शन। डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है। द करंट और वोल्टेज डज नॉट चेंज विद टाइम। करंट और वोल्टेज डायरेक्शन जो होता है उसका डायरेक्शन वो चेंज नहीं करता है, ठीक है, या टाइम के साथ नहीं चेंज करता है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, और उसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू मतलब 6 वोल्ट का करंट है, उस वो वैल्यू उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा समय के साथ, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट करंट का देखो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। डायरेक्ट करंट आपको लगा हुआ है, डायरेक्ट करंट का सिंबल भी आपका देखो कैसा बनता है। जनरली डायरेक्ट करंट के लिए आपका जो बल्ब लगा रहता है, बैटरी लगा रहता है, वो इस प्रकार का बैटरी आपको दिखाया जाता है, जो आप लगाते हो ना, आपके सिलेबस में यही है। आपको एसी करंट आपको कुछ खास पढ़ना नहीं है। डीसी करंट का आपका सिंबल ये होता है, बैटरी लगा होता है, प्लस माइनस दिखा होता है, ठीक है। ये आपका दिखा रहा होगा, ये जो इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का डायरेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो, करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन नहीं दिखाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का डायरेक्शन दिखा रहा है, नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स मूव्स दिस वे, ठीक है। ये बल्ब लगा हुआ है, करंट आप देख रहे हो कि समय के साथ करंट एकदम कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये होता है, इस प्रकार से लगा होता है। ये जनरली घेर के आपको ऐसे बनाया रहता है, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं होगा, तो मैंने सिंबल बस दिखा दिया हो कि कहीं आपको देखने को मिल जाए तो आप कहा मत जाओ कि ये क्या दे दिया, ठीक है। तो मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अब ये पढ़ना नहीं है आपके सिलेबस में। मैं बस सिंबल वगैरह देख लूं। ये आपका बल्ब है नीचे लगा हुआ, और ये आपका सिंबल है, सोर्स का सिंबल है। सोर्स मतलब जैसे बैटरी है ना, तो यहाँ पे भी आपको एसी करंट का सोर्स है वो, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हेन वोल्टेज इज नेगेटिव करंट फ्लो इन दिस वे। जब वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा तो आपका करंट इस डायरेक्शन में शो करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन से होगा। व्हेन वोल्टेज इज पॉजिटिव करंट फ्लो इन दिस वे, ठीक है। तो अगर वोल्टेज का साइन तो बदलता रहता है, तो भाई करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन भी बदलता रहेगा, तो इस प्रकार से वो अपना डायरेक्शन बदलता रहेगा। इन अल्टरनेटिंग करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट हैज अ डिस्टिंक्टिव वेव फ्रंट, उसका डिस्टिंक्टिव एक फिक्स वेव फ्रंट होता है। वो सब क्या होता है ये सब तो अभी आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। एक फिक्स उसका वेव फ्रंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यूजिंग द ऑसिलोस्कोप वी कैन मेजर द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी करंट। तो एसी करंट का जो ऑब्वियस बात है वो 0 से लेकर सारे वैल्यूज पे होता है, ठीक है, तो वो बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो रिकॉर्डिंग इसका बैटरी खत्म हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो लोग चार्ज करना चाहिए। 1 घंटा पहले मैंने बता दिया था कि क्लास होने वाला है, ठीक है। बस अब खत्म ही हो रहा है, इसको खत्म करते हैं। जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा वैसे खत्म हो जाएगा। बाकी चार्ज में लगा के देखो या फिर रिकॉर्डिंग देखना। तो यूजिंग द ऑसिलोस्कोप वी कैन मेजर द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी करंट। जो हम मेजर करते हैं, या तो हम पीक वैल्यू मेजर करते हैं, दोनों वैल्यू मेजर होता है। ऑसिलोस्कोप जो होता है, ऑक्सिलोस्कोप जो होता है वो पीक वैल्यू को मेजर करता है, कुछ आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। आरएमएस वैल्यू भी होता है, आरएमएस आपको पढ़ना नहीं है। आरएमएस वैल्यू भी होता है, आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, इसको मेजर करता है। तो यहाँ पे पीक पीक तो समझते ही हो, जो हाईएस्ट वैल्यू है वोल्टेज का उसको मेजर करेगा वो, ठीक है। द डिक्लेयर्ड क्विटेड और इफेक्टिव लेस देन द पीक वोल्टेज, ठीक है। जो आपका जो पीक वैल्यू से जो भी आपका वोल्टेज है, इफेक्टिव वोल्टेज है, वो पीक वैल्यू से बहुत ही कम होता है। तो ऑसिलोस्कोप से मेजर करके हम लोग काम नहीं चलेगा, ठीक है। वो जो दे रहा है वो पीक वैल्यू दे रहा है, पीक वैल्यू से आपका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है या ऑपरेटिंग करंट जो होता है वो उससे बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उसको भी मेजर करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक एसी करंट मेजर करने के लिए अमीटर ही आता है वो एक, ठीक है, जो एसी करंट के लिए स्पेशली आता है। कैलकुलेशन डिक्लेयर्ड वोल्टेज, द डिक्लेयर्ड और इफेक्टिव वोल्टेज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर आपको पीक वोल्टेज दे रखा है ना, तो उसमें आप 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो पीक वोल्टेज को, तो आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज मिल जाएगा, जिसपे यही आरएमएस होता है, ठीक है। जैसे आई आरएमएस है, आरएमएस में ही उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो 12 में जाकर पढ़ेंगे। तो ये निकालना है अगर आपको, तो पीक वैल्यू तो आप निकाल लिए इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। 10 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा, इसके बाद ये लास्ट क्लास होगा, इसके बाद हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे कभी, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम पीक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू। इसी प्रकार से वी आर एम एस है, ये सब फॉर्मूला आप लिख सकते हो। वी आर एम एस है,
तो ये इसमें भी क्या कर सकते हैं, 0.7 से मल्टीप्लाई कर दे। कहां से 0.7 आता है, डेरिवेशन से आता है, ठीक है। तो वो सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये सब 12th में पढ़ना है, तो ये पी होगा ना। तो इस प्रकार से हम जो उसका इफेक्टिव वोल्टेज होता है वो ये होता है 0.7 टाइम होता है, जो पीक वैल्यू होता है उससे 0.7 टाइम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका, आगे आपका द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज द वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज व्हिच गिव द सेम हीटिंग और लाइटिंग इफेक्ट एज डीसी वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कैसे हमने इसको निकाला, तो हमने देखा, हम लोग अज्यूम करते हैं कि भैया ये इसका मतलब अगर यहीं पे अगर डीसी वोल्टेज लगा रहता है, इतने का डीसी वोल्टेज लगा रहता तो वो कितना हीटिंग इफेक्ट देता, उतने ही हीटिंग इफेक्ट इसको हम बराबर देते हैं। तो देखते हैं कि उसका करंट जो आ रहा है वो इतना आ रहा है, 0.7 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो वहां से कैलकुलेशन करके हम लोग लाते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिक्लेयर जो वोल्टेज होता है, जो हम जिसपे हम ऑपरेटिंग वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, इफेक्टिव वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो सेम इफेक्ट है, डीसी वोल्टेज का सेम इफेक्ट देता है। इफेक्ट मतलब हीटिंग और लाइटिंग इफेक्ट सेम देते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी को ना समझ में आए तो बाद में पूछ सकता है। मेन सप्लाई, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई, जो मेन सप्लाई आपका आता है, मेंस यही मेंस कहते हैं, जो आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई बाहर से आता है ना, बाहर वाला तार लगा रहता है, उसी को मेन सप्लाई कहते हैं, उसको मेंस कहते हैं, ठीक है। तो मेन सप्लाई का फ्रीक्वेंसी कितना होता है बताइए, 50 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, मैंने बताया भी था कि 50 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज मींट बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, ये भी पूछा गया था शायद कि 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है। कोई है जो 50 हर्ट्ज का सप्लाई है, इससे क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, अल्टरनेटिव करंट flows one way then the other, it is continuously changing direction, the rate of changing direction is called the frequency, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि भैया फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितना बार चेंज कर रहा है वो, कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, वही होता है। एंड इट इज मेजर्ड इन द हर्ट्ज, जानते हो ये आपने ऑक्सीडेशन में पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है। हर्ट्ज में होता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, चेंज हो रहा है डायरेक्शन, तो किस एक सेकंड में कितनी बार चेंज हो जाता है, यही हो रहा है ना। which is the number of forward backward cycle in 1 second, ठीक है। इसमें कितना बार फॉरवर्ड से बैकवर्ड हो गया, तो वही साइकिल का नंबर है, एक सेकंड में वही हर्ट्ज में मेजर होता है, ठीक है। तो इतना सारी चीजें जान गए, ये क्वेश्चन आया भी था पिछले बार सिंपल क्वेश्चन में, सिंपल पेपर में, तो सीबीएसई ने जारी किया था। वोल्टेज पास द करंट, voltage pushes the current, the voltage change polarity causing the current is change direction, वोल्टेज का ही पोलैरिटी हर बार चेंज होता रहता है, इसी कारण करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। व्हाट इज द डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ द मेंस सप्लाई वोल्टेज, व्हाट इज मींट बाय द वोल्टेज ऑफ द सप्लाई, ठीक है। व्हाट इज द डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ द मेंस वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज, जो आपका सप्लाई वोल्टेज होता है उसका जो तो एसी करंट है ना, उसका जो इफेक्टिव वैल्यू या डिक्लेयर्ड वैल्यू कितना है, ये आपसे पूछा गया है। अब आया है व्हाट इज मींट बाय द वोल्टेज ऑफ द सप्लाई, ठीक है। आपके सप्लाई का वोल्टेज कितना है ये आपसे पूछा गया, तो ये आपका होता है 230 वोल्ट, ठीक है। तो मेन से सप्लाई होता है जनरली में 220 होता है, 230 कहीं पे होता हो, ठीक है। तो 230 वो 220 वाला बुक में अलग चीज दिया रहता है, ठीक है। तो वोल्टेज ऑफ द सप्लाई, द वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई और बैटरी इज मेजर ऑफ हाउ मच पुश इट कैन प्रोवाइड एंड हाउ मच एनर्जी इट कैन गिव टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये 220 चूंकि जानते हो कि वोल्टेज भी बार बदलता रहता है, एसी में करंट और वोल्टेज का वैल्यू बार बदलता रहता है, पर ये इफेक्टिव है, डिक्लेयर्ड वैल्यू है, ठीक है। यानी कि ये इतना वोल्टेज होगा ना तो उतना ही इफेक्ट जनरेट करेगा, जितना आपको उतना ही आप अगर वहां पे कोई बैटरी लगा देते, जैसे मान लिया आपका एक बल्ब जल रहा है ना, एसी से तुमने कनेक्ट कर दिया उस बल्ब को, एसी से यहाँ पर तुम्हारा आ गया कुछ वोल्टेज 50 वाट का, उसने एनर्जी जनरेट किया, तो इसी 50 वाट का एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको एसी कितना जरूरत पड़ेगा, ठीक है। कितने एसी करंट कितना जरूरत पड़ेगा, वही आप उसका डिक्लेयर्ड वैल्यू होगा, ठीक है। इतना जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही उसका डिक्लेयर्ड वैल्यू कहलाता है। यानी कि उसको हम एसी जो है तो उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं और डीसी में कन्वर्ट करके हम उसको डिक्लेयर्ड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। वो निकालना होता है 12th के बच्चे करते हैं, आप लोग को करना नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। द वोल्टेज ऑफ अ पावर सप्लाई, और इसे बता चुके हैं, एनर्जी इट कैन गिवन टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इट कैन बी प्रोवाइड एंड हाउ मच एनर्जी इट कैन गिव टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। measuring effective voltage can in an AC circuit, measuring effective voltage can in an AC circuit,
the effective voltage or current in an AC circuit can be measured using AC voltmeter or ammeter। देखो मैंने बताया था कि आपको जो इफेक्टिव वोल्टेज और करंट मेजर करना है उसके लिए आपको अलग सा एक वोल्टमीटर और अमीटर होता है जिसको हम एसी वोल्टमीटर और अमीटर कहते हैं। इसका भी कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है 12th में, ये कैसे बनता है, एसी वोल्टमीटर कैसे काम करता है, एसी अमीटर कैसे काम करता है, ये सब पढ़ना है आपको। मेजरिंग पीक एसी वोल्टेज यूजिंग एन ऑस्किलोस्कोप, ये बताया गया, ठीक है। तो ऑस्किलोस्कोप आपने कभी यूज ही नहीं किया है, ठीक है। हम लोग का इंजीनियरिंग में ये रहता था, इसके यूज करना रहता था, ये हम लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल जो लैब था उसमें ये पढ़ाया गया था। एडजस्ट द पोजीशन सो दैट, ये तो मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना नहीं। एडजस्ट द पोजीशन सो द ट्रेस इज सेंटर ऑन द स्क्रीन, एडजस्ट द वोल्ट डिवीजन सो द ट्रेस फिट्स द स्क्रीन, काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस फ्रॉम द एक्सिस टू द पीक। एक तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करते भी नहीं, उसमें लिस्ट काउंट वगैरह निकालना होता है, ठीक है। लिस्ट काउंट से क्वेश्चन भी आता है आप लोगों को, आप लोगों को भी आता है, 12 में तो करना ही करना है, आप लोगों को भी करना है। लाइव से भी क्वेश्चन आता है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो कम से कम पीक ये सब चीजें पूछ लेना। लिस्ट काउंट वगैरह पिछले साल तो तनवीर से पढ़ा रहे थे, पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ाया, तो बच्चों को काफी कंफ्यूजन हुआ, तो काफी बच्चों ने फिर मुझसे पूछा, तो मुझे बताना पड़ा लिस्ट काउंट। मैंने क्वेश्चन भी पोस्ट किया था कई बार बताने के लिए बच्चों को, ठीक है। मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ बॉक्सेस बाय द वोल्ट एंड डिवीजन, ठीक है। इस प्रकार से आज की कहानी हम लोग खत्म करते हैं। व्हाट लर्न टुडे, जो आपने सीखा है उसको आप नोट डाउन कीजिए, रिकॉल कीजिए, रफली ही लिखिए पर लिख लीजिए कॉपी पे, ठीक है। बाकी ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंड्यूस्ड वोल्टेज, फील्ड स्ट्रेंथ, टर्न्स, ये सब चीजें, ये सब जो टर्म्स हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने वाले हैं, तो अपने सारे फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि अगला चैप्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है आप लोग का, ये शुरू करने वाला हूं मैं, जूम पे ही पढ़ाऊंगा। रिकॉर्डिंग भी इसका होगा और रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पे डला हुआ होगा, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं, जो बदमाशी कर रहे हो तो उसको समझ ही लो, ये का ब्लॉक करेंगे तो कभी नजरों नहीं आओगे, ठीक है। ऐसी बदमाशी में नाच क्लास का क्लास बंद कर दिए, नाच वाला भी हमको पहचानता नहीं है ना, क्लास में आएगा जब उसको कहा तो हमसे बढ़िया से पिटाएगा तब लोग समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास बंद करते हैं, आज का क्लास इतना ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग आए, क्लास ज्वाइन किया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फायदा हुआ होगा, ठीक है। आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल दीजिएगा कि आप नेक्स्ट क्लास आप लोगों का जो भी होगा, जब भी होगा वो बताया जाएगा आपको मैसेज के थ्रू, ठीक है, जब सब लोग अवेलेबल होंगे। और नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में इतना ही रहता है। थैंक यू वेरी मच।